मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए बेटा, हम आपका जो थर्ड लेसन है उपभोक्तावाद की संस्कृति यह पढ़ेंगे। इसके जो लेखक हैं वो हैं श्यामा चरण दुबे जी। ये हमारा थर्ड लेसन है। फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़ा दिया है। उपभोक्तावाद की संस्कृति यानी उपभोक्तावाद क्या चीज़ है इसके बारे में इन्होंने बताया है श्यामा चरण दुबे जी ने। तो हम इसका पहले लेखक परिचय पढ़ेंगे। देखिए, लेखक परिचय आप ये देखिए, श्यामा चरण दुबे जी की फोटो है ये इधर। ये श्यामा चरण दुबे जी हैं। ये इनका फोटो है। श्यामा चरण दुबे प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक थे। कौन थे? प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक थे। समाज शास्त्र और मानव विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने शोध का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी वो शोध कार्य करते थे समाज शास्त्र पर और मानव विकास पर, यानी किस प्रकार से हमारे समाज का जो रहन सहन है ये और हम मानव का विकास है वो किस प्रकार से होता है। जीवन परिचय देखिए, दुबे जी का जन्म मध्य प्रदेश के, कहाँ के? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सन 1922 ईस्वी में हुआ। तो देखिए, आपको तीन चीज़ें याद रखनी है कि दुबे जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। कब हुआ? सन 1922 ईस्वी में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तो जो पीएचडी की वो कहाँ से की? इन्होंने पीएचडी कहाँ से की? नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या की? पीएचडी की। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में उन्होंने अध्यापन कार्य किया। यानी उन्होंने अनेक विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य यानी टीचिंग का कार्य किया। दुबे जी ने अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों के महत्वपूर्ण गरिमामय पदों को सुशोभित किया। गरिमामय यानी जो अच्छे पद थे उनको सुशोभित किया, यानी उन पद पर कार्य किया। स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च समाज वैज्ञानिकों में उनकी गणना होती है। यानी स्वतंत्र जो भारत है उसके बाद में जो समाज वैज्ञानिक थे उनमें उनकी गणना की जाती है, यानी गिनती की जाती है। आगे देखिए भाई, उनका निधन, उनकी जो मृत्यु है, उनका निधन 1996 में हो गया था। तो देखिए, आपने जीवन परिचय के बारे में देखी, कुछ बातें आपको याद रखनी हैं। कौन कौन सी बातें वो मैं आपको बता देती हूँ। अब कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है। तो देखिए, दुबे जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 1922 में। तीन चीज़ याद रखनी है, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और 1922। पीएचडी की उन्होंने उपाधि धारण कर रखी थी। वो कौन से विश्वविद्यालय से की? नागपुर विश्वविद्यालय से की। कई विद्यालयों में अध्यापन कार्य भी किया। कौन सा कार्य किया? अध्यापन कार्य, पढ़ाने का कार्य किया। अनेक जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उन पर भी वो रहकर कार्य किया। और जो समाज वैज्ञानिक है वो प्रमुख समाज वैज्ञानिक माने जाते हैं। ये इनका जो निधन है वो 1996 में हो गया था। ठीक है, ये इनका जीवन परिचय था। अब हम इनकी रचना के बारे में पढ़ेंगे। तो रचनाएं देखिए इनकी, मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र तथा समय और संस्कृति। देखिए, ये आप एक बार ध्यान से देखिए, इनकी जो रचना है वो लगभग संस्कृति, परंपरा, इतिहास, इन भविष्य, समाज, ग्राम, विकास, इन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई है। यानी ये लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करते थे और साथ में लोगों के बारे में लिखते भी ज़्यादा थे। देखिए, मानव और संस्कृति यानी मानव किस प्रकार का और उसकी रहन सहन है वो किस प्रकार का है। परंपरा और इतिहास बोध यानी हमारा इतिहास कैसा है और हमारे जो रीति रिवाज है वो किस प्रकार के थे। संस्कृति और शिक्षा यानी शिक्षा और संस्कृति का क्या महत्व है। समाज और भविष्य, जो भविष्य है वो किस प्रकार का होगा, समाज कैसा है, किस प्रकार से उसको बनाया जाए, गांव कैसे हों, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र यानी मनुष्य का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है। ये सब चीज़ें देखिए आप दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से देखिए। आगे देखिए इनकी साहित्यिक विशेषताएं। साहित्य की विशेषताएं यानी जो रचना करते थे उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख रचनाएं इनकी देख ली आपने। अब इनकी
विशेषता देखिए साहित्य की। साहित्य विशेषताएं, श्यामाचरण दुबे के लेखन में समाज, संस्कृति, जीवन के ज्वलंत प्रश्नों को उठाया गया है। यानी हमारे समाज में हमारी संस्कृति और जीवन से संबंधित प्रश्न ही इन्होंने अपनी रचना में लिखे हैं। ऐसे विषयों पर उनकी तार्किक स्पष्टता साफ दिखलाई देती है। यानी वो ऐसे ही विषय चुनते थे जिसमें समाज, जीवन शैली, संस्कृति, ये सब चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। देखिए आपने रचना देखी मानव संस्कृति, यानी मानव और संस्कृति के बारे में, परंपरा और इतिहास बोध, तो ये सब चीज़ें समाज और मानव जीवन से और संस्कृति से रिलेटेड होती थी। वे अपने विषय के मर्मज्ञ विद्वान थे, यानी बहुत श्रेष्ठ विद्वान थे, बहुत कुछ जानते थे वो अपने विषय के बारे में। उनके लेखन में जीवन के वास्तविक यथार्थ का सच्चा प्रस्तुतिकरण पाठ को आकर्षित करता है। यथार्थ देखिए इसमें वास्तविक और यथार्थ, यानी वास्तविक यथार्थ जीवन के अंदर क्या घट रहा है, हमारे समाज के अंदर क्या घट रहा है और समाज के अंदर किस प्रकार की संस्कृति है, ये सभी वो रियलिटी उनकी जो थी वो प्रस्तुति करते थे, यानी प्रस्तुत करते थे पाठ के अंदर। वास्तविक जो जीवन होता था, वास्तविक संस्कृति होती थी, उसके बारे में वो पाठकों को जानकारी देते थे। भारत की जनजातियों तथा ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेख विद्वानों और शिक्षित समाज में समाग्रह होते रहे हैं। यानी उनकी जो लेखनी थी वो किस प्रकार के लेख लिखते थे, जनजातियों से संबंधित, ग्रामीण लोगों से संबंधित, ग्राम से संबंधित, समुदाय से संबंधित थे। इसलिए उनकी जो और इनके जो हमारी शिक्षित विद्वान थे या हमारा समाज था वो उनके प्रति बहुत ही समर्पित था। क्षमादृत यानी उनके प्रति बहुत ही लगाव रखता था या उनकी बातों से सहमत था। आगे देखिए भाषा शैली। हम अगला पॉइंट देखते हैं भाषा शैली। देखिए भाषा शैली किस प्रकार की थी। श्यामाचरण दुबे की भाषा और शैली पर उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप है। यानी व्यक्ति उसी प्रकार की शैली का प्रयोग करता है जैसा वो चाहता है, जिससे उसकी जानकारी हो। लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा लेख में, कविता में भाषा बिल्कुल सरल, स्पष्ट और सरस होती है। इसलिए उन्होंने अपने व्यक्तित्व के हिसाब से ही भाषा का प्रयोग किया। उनके विचारों की तरह ही उनकी भाषा भी स्पष्ट और सहज थी। उनकी भाषा कैसी थी, स्पष्ट थी और सहज थी, आसानी से समझ में आने वाली, एक के बाद एक कर्मिक रूप से आती है। कर्मिक यानी लगातार, कर्मिक का मतलब है लगातार, कर्मिक का मतलब है लगातार। बात सहजता पूर्वक छोटे छोटे वाक्यों में आरंभ करते हैं। सहजता पूर्वक यानी आसानी से, आसानी से छोटे छोटे वाक्यों में प्रारंभ करते हैं। उनकी भाषा सहज, सरल, आडंबरहीन तथा शैली प्रवाहपूर्ण, जोशीली तथा निरंतरता से युक्त है। वे एक सशक्त गद्यकार थे, यानी गद्य की रचना करने वाले थे। तो देखिए हमने इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा है। चलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए श्यामाचरण दुबे प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक थे, तो आपको याद रखना है क्या थे, समाज वैज्ञानिक थे। और समाज वैज्ञानिक थे तो ये किसका अध्ययन करते थे, समाजशास्त्र और मानव विकास के क्षेत्र का अध्ययन करते थे। जीवन परिचय में देखिए इनका जन्म मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र के 1922 में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की। पीएचडी कहाँ से की, नागपुर विश्वविद्यालय से। और अनेक विश्वविद्यालयों में इन्होंने कार्य किया। अनेक महत्वपूर्ण जो पद थे उन पर भी रहकर इन्होंने कार्य किया। और स्वतंत्रता के बाद के जो समाज वैज्ञानिक थे उनमें इनकी गणना की जाती थी। और इनका जो निधन था वो 1966 ईस्वी में हो गया था। अब आप इनकी रचनाएं देखिए। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाज शास्त्र तथा समय और संस्कृति। देखिए आप लगभग इसमें सब वही चीज़ें शामिल हैं। समाज से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है, परंपरा से संबंधित है, जीवन से संबंधित है, मानव जीवन से संबंधित, ये सब चीज़ें। आगे अब आप देखिए साहित्य विशेषता।
श्यामाचरण दुबे के लेखन में समाज, संस्कृति और जीवन के ज्वलंत प्रश्नों को उठाया गया है। तो जो हमारे दुबे जी थे, ये हमारे समाज, संस्कृति, जीवन से संबंधित ही रचना करते थे और समाज में किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार के प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न उठाते थे, किस प्रकार से उसको सुधारा जाए। इनको बहुत ज्ञान था अपने विषय में। लेखन में जो लेखन लिखते थे यानी लेख लिखते थे तो वो जीवन की वास्तविकता बताते थे उसमें पाठकों के पास, इसलिए वो आकर्षित होते थे उसकी तरफ। इनकी जो लेखन का जो केंद्र था वो था जनजातियाँ, ग्रामीण समुदाय ये था, इसलिए सभी उनकी बातों से सहमत रहते थे। भाषा शैली देखिए, श्यामचरण दुबे जी की भाषा और शैली पर उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप होती है। उनके विचार की तरह भाषा भी कैसी है, सहज और स्पष्ट है, क्योंकि वो भाषा ज़्यादा जो क्लिष्ट भाषा होती है वो समझ में नहीं आती है। तो ज़्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, ये अपनी भाषा को बिल्कुल सहज स्पष्ट रखते हैं। एक के बाद एक कर्मिक रूप में आती है, बात सहजतापूर्वक छोटे वाक्यों में आरंभ करते हैं, यानी आराम आराम से अपनी बात को कहते हैं। बिल्कुल सरल तरीके से अपने विषय को स्पष्ट करने के लिए दुबे जी प्रश्न उठाते हैं, यानी कोई भी इनका विषय होता है तो ये उसको प्रश्न उठाते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। उनकी भाषा सहज, सरल, आडंबरहीन और शैली प्रभावपूर्ण, जोशीली तथा निरंतरता से युक्त है, यानी उनमें आडंबर नहीं है बिल्कुल भी। भाषा बिल्कुल सरल होती है, प्रवाहपूर्ण यानी लगातार होती है, जोशीली होती है, लोग नवयुवकों में जोश भरने वाली, निरंतर ये लगातार होती है। वे एक सशक्त गद्यकार थे, यानी गद्य की रचना करने वाले थे। आगे देखिए, इसमें एक लाइन है कि इसमें जो आपका पाठ है वो शुरू होता है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, यानी हमारे समाज के अंदर सब कुछ बदल रहा है। एक लाइन रह गई है इसमें, मैं बोल देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। नई शैली, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। वर्चस्व का मतलब होता है प्रधानता, वर्चस्व का मतलब होता है प्रधानता। ठीक है, एक लाइन रह गई थी आपकी, आप ध्यान से सुन लीजिए उसको। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। ये एक लाइन थी कि धीरे धीरे हमारे समाज में सब कुछ क्या हो रहा है, बदल रहा है, और उसके साथ साथ ही नई जो जीवन शैली है, जो जीने का तरीका है, उसमें भी बदलाव है और वो अपनी चरम सीमा पर है, इसलिए उसका वर्चस्व बढ़ रहा है। उसके साथ ही एक नया जीवन दर्शन आ रहा है, वो है उपभोक्तावाद का दर्शन। ठीक है, यह आपका पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो पाठ था। तो देखिए आप इसको, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। उत्पादन यानी जो सामान है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए हैं, आपके सुख के लिए हैं। सुख की व्याख्या बदल गई है। देखिए इसमें वही भोग के लिए यानी उसको ग्रहण करना, हम काम में लेते हैं। उत्पादन आप जानते हो, उत्पादन किसे कहते हैं, जो सामान होते हैं उसको तैयार करना। उत्पादन आपके लिए, आपके भोग के लिए है। भोग का मतलब ये होता है कि हम उस सामान को प्रयोग में लेते हैं, सुख सुविधा के लिए होता है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग, भोग ही सुख है। उपभोग, भोग ही सुख है। उपभोग होता है मतलब यानी हमें जो वस्तुएं हैं उनको काम में लेकर जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे सुख कहा है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। सूक्ष्म यानी एक छोटा सा, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा सा, छोटा जो हमें दिखाई नहीं देता है। सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में यानी नई समय में नया बदलाव आया है। उत्पादन को आपके लिए है, उत्पादन तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पादक को समर्पित होते जा रहे हैं। देखिए इसमें जो आप लेखक हैं वो कह रहे हैं कि ये जो सामान है, ये जो सामग्रियां हैं, ये सभी आपके लिए ही हैं, आपके लिए ही उत्पादित की जाती हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं और कभी कभी
जाने अनजाने माहौल में आप अपना चरित्र भी बदल लेते हैं। देख लीजिए, जैसे आप बहुत से ऐसे काम करते हैं। आप हमारी संस्कृति देखिए, पहले के जो बच्चे थे बाल किस तरीके से संवारते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, लड़कियां थी, ये सब धीरे धीरे हमारी संस्कृति में बदलाव आया है। उपभोक्ता, क्योंकि जो हमारा बाज़ार है उसने लोगों के चरित्र में बदलाव लाने का प्रयास किया है, नई नई चीज़ें उत्पादित की हैं उसने, और आप उत्पादक को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी जो उत्पादक है, नया नया जो हमारे समाज में हो रहा है, चारों तरफ हम देखते हैं, हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता नहीं, यानी ऐश करने की चीज़ें, ऐश करना, विलासिता ऐश करना होता है भाई। यानी विलासिता की जो सामग्रियां हैं, आप मार्केट में जाइए, बाज़ार में आप लोग जाते हो तो वहाँ पर देखते हो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारी खुशी के लिए होती हैं, हम उन चीज़ों को खरीद कर खुश हो जाते हैं। विलासिता की चीज़ें हैं जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। यानी आप मार्केट में जाते हो तो आप देखते हो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको अपनी तरफ लुभाती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। दैनिक जीवन यानी रोज़मर्रा की जो काम में चीज़ें आती हैं उनके बारे में देखिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। टूथपेस्ट चाहिए, यानी जो ब्रश करते हैं हम टूथपेस्ट के साथ, दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। देखिए बेटा, इसमें आपको क्या समझ में आया कि जो दैनिक जीवन की चीज़ें थी, क्या हमारे जो पहले के लोग थे वो ब्रश नहीं करते थे? उनके मुंह में से क्या दुर्गंध आती थी? नहीं आती थी। लेकिन आजकल का जो ज़माना है इसमें बदलाव आया है, उपभोक्तावाद ज़्यादा हुआ है, उत्पादन ज़्यादा हुआ है। लोगों को लुभाने के लिए आपने देखा टूथपेस्ट होती हैं जो, या ब्रश होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये लीजिए इससे ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। क्या आप कंटिन्यू ब्रश करते हो? आप देखते हो अलग अलग टूथपेस्ट है, क्या आपके दांत ऐसे होते हैं? नहीं है, ओरिजिनलिटी होती है। आप नीम की दातुन करते हो तो उससे भी हमारे मुंह की दुर्गंध चली जाती है, दांत साफ़ हो जाते हैं, मसूड़े वैसे भी मजबूत हो जाते हैं। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उसमें हम भी शामिल हैं, आप लोग भी शामिल हो, नहीं करते हैं, क्योंकि हम उत्पादक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इसके लिए। ठीक है, यदि हम जैसे टूथपेस्ट अच्छा लेते हैं तो हमें ब्रश भी अच्छा चाहिए, हल्के वाले ब्रश से होगा नहीं तो। और उसके साथ आजकल आप देखिए माउथ वॉश भी आने लग गया है। इस प्रकार से हमारी जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि हम आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और हमें विलासिता इसी को कहा गया है, आराम को ही। आगे देखिए, इसमें सूची और भी लंबी हो सकती है पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित यानी प्रचलित, बहुत प्रचलित, जिसका प्रचार बहुत ज़्यादा किया गया। आप टीवियों में ऐड देखते होंगे, ऐडों से जो प्रचारित किया जाता है, ब्रांडें प्रचारित की जाती हैं एक्ट्रेस के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा, जो भी है आप देखिए, तेल है, साबुन है, सरफ है, शैम्पू है, इन सभी चीज़ों का ऐड किया जाता है ना। तो ये उपभोक्तावादी है, बहुविज्ञापित, यानी उनका विज्ञापन दिया जाता है। आप लिख सकते हो जिसका बहुत प्रचार किया गया हो, बहुविज्ञापित, जिसका प्रचार अधिक हो, जिसका प्रचार अधिक हो। तो आपको बहुविज्ञापित का मतलब समझ में आ गया होगा। एडवर्टाइज जो आती है हमारे अंदर, ऐड आते हैं, आपने देखा है ना, आप कोई भी चीज़ देखते हो, टीवी देखते हो, इस सभी चीज़ों के बारे में, तो आपने देखा होगा कि आप उसके अंदर ऐड आते हैं चीज़ों के। कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। कीमती ब्रांड, क्या ज़रूरी है वो अवश्य ही कीमती ब्रांड हो? क्या सस्ती चीज़ों से हम अपना काम नहीं चला सकते? लेकिन हम संस्कृति के खिलाफ होते जा रहे हैं, कीमती ब्रांडें खरीदना पसंद करते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है।
सौंदर्य प्रसाधन या सुंदरता को बढ़ाने वाली सामग्री। सौंदर्य प्रसाधन सौंदर्य प्रसाधन है सुंदरता को बढ़ा देने वाली सामग्री। सुंदरता को बढ़ा देने वाली सामग्री। सुंदरता को बढ़ा देने वाली सामग्री। ठीक है, तो आगे देखिए आप इसमें आगे देखेंगे कि भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है, यानी हमारी जो सुंदरता को बढ़ाने वाले जो प्रसाधन यानी जो सामग्रियां हैं वो बहुत ही अधिक है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू, दूसरे में तेज। देखिए आप साबुन है, लक्स है या अन्य कोई भी साबुन खरीदने सबकी खुशबू अलग आती है। क्या सभी में अलग अलग चीज़ें होती हैं? नहीं, हम सभी नहाने के ही काम आती है, लेकिन उनके अंदर खुशबू आती है वो सभी अलग अलग होती हैं, उनमें कुछ नया ऐड कर दिया जाता है। दूसरे में तेज, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम्स से आपकी रक्षा करता है। देखिए एक ही साबुन है, उसके 3 प्रकार बता दिए गए हैं आपको। आपकी साबुन तो एक ही है, शरीर में को तरोताज़ा रखता है। कोई साबुन ऐसी है जो इस प्रकार से विज्ञापन करके बेचते हैं कि आपको ये पूरे दिन भर तरोताज़ा रखती है, आपके पसीने को रोकती है। तीसरा जम्स से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिनी स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। चमप्रभात महिलाओं को ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्रियाँ होना तो मामूली बात है। यानी जो प्रतिष्ठित महिलाएं हैं तो उनके जो ड्रेसिंग है, यानी जो सजने संवरने का जो टेबल होती है उसके ऊपर बहुत सी सौंदर्य सामग्रियाँ रखी हुई होती हैं। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर सेव और कोलन बाद में आए। तो देखिए आपने देखा, ये हमारी उपभोक्तावाद संस्कृति के बारे में बता रहे थे। आज हम इस लेसन को यहाँ तक पढ़ते हैं, कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही।